कल तक हमने देखा था कि कैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा कि हमें मुझे भूमंडल के बारे में बताओ। तो कई बार ऐसे सवाल उठता है कि क्यों परीक्षित महाराज ने पूछा, उनको क्या एडवांटेज मिलने वाला है, ही कैन डायरेक्टली जंप टू कृष्णास टॉपिक्स। उनको भूमंडल के बारे में जान के क्या होगा, उनके पास 2.5 दिन ही बचा है। तो इसमें ये बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने ये जो सवाल पूछा था, ये आइडियली इसलिए पूछा था क्योंकि वहां पे जितनी भी ऑडियंस बैठी थी सुखदेव गोस्वामी जी से जो सुन रही थी, वो योग मिश्रित भक्ति वाली ऑडियंस थी। तो वो योग करके आए थे, कई सारे हिमालय से आए हुए साधु थे, कोई ज्ञानी थे, कोई योगी थे, लेकिन योग मिश्रित भक्ति कर रहे थे। इनका 80% योग था और 20% अभी भक्ति में नया नया विश्वास एस्टैब्लिश हो ही रहा था फर्स्ट कैंटो से लेकर। तो इन लोगों के बारे में परीक्षित महाराज चाहते थे कि इन लोगों का पूरी तरह 100% भक्ति में फेथ आ जाए और योग से निकल के इनको पता चल जाए कि सच में कृष्णा कौन है। कृष्णा को आप जानो सही तरीके से, फिर आपकी, क्योंकि योगी होते हैं बहुत ज्यादा, एम्बिशन भी उनकी बहुत बड़ी होती है। तो इनको एम्बिशन के लिए जब इनको पूरा भूमंडल पता चल जाएगा, तब उनको पता चल जाएगा कि अरे हम कहाँ जाने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम कहाँ घूमने वाले हैं, ये कितना बड़ा ब्रह्मांड है। और हमारे लिए तो लिमिट ही नहीं है, मतलब लिमिटलेस है, देखा जाए तो ब्रह्मांड अनलिमिटेड है। तो इतना अनलिमिटेड है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। हमारा एम्बिशन पूरा होता ही जा सकता है, होता जा सकता है। जितना एम्बिशन करोगे उतना ज्यादा ब्रह्मांड एक्सपांड होगा और आपके एम्बिशन को वो पूरा करने की आपको अपॉर्चुनिटी देगा। तो उस चक्कर में क्या होता है कि योगियों के लिए परीक्षित महाराज ने ये सवाल पूछा। तो लॉर्ड्स यूनिवर्सल फॉर्म, परीक्षित महाराज चाहते थे कि भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से भक्ति में विश्वास पैदा हो सकता है। भक्तों के लिए भी बहुत जानना जरूरी है और योगियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। भक्तों के लिए अपना विश्वास और ज्यादा दृढ़ करने के लिए। कौन होता है भक्त? भक्त वो होता है जो पिछले कई सारे जन्मों में योग विद्या करके आया हुआ होता है। शुरुआत में तो उसने कई सारे ऐसे कर्मी काम किए होते हैं जिसमें उसको फ्रूटिव एक्टिविटीज मिलती है, यज्ञ वज्ञ करके ये दे दो वो दे दो मांग कर आया होता है। उसके बाद उसने ज्ञान प्राप्त किया होता है, फिर कई सारे जन्मों तक उसने ध्यान योग किया होता है, फिर कई सारे जन्मों के ध्यान योग के बाद फिर वो गलती से किसी डिवोटी के कांटेक्ट में आ जाता है और फिर वो भक्ति के मार्ग पे चल बैठता है। तो उसके पास थोड़े से ट्रेसेस रह जाते हैं योग विद्या के। अब योग विद्या के ट्रेसेस रह जाते हैं तो भक्त के अंदर 100% डिपेंडेंसी कृष्णा पे आना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। भक्त को ऐसे लगता है जैसे कि आई कैन डिपेंड ऑन माई लेग्स, आई कैन डिपेंड ऑन माई हैंड्स, मैं अपनी आंखों पे डिपेंड रह सकता हूँ, मैं अपने ब्रेन पे डिपेंड रह सकता हूँ। ऐसे करके भक्त को भी कभी कभी लगता है कि हाँ, कृष्णा पे तो है ही डिपेंडेंसी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक मैं अपने आप पे भी डिपेंड रह सकता हूँ। लेकिन हालांकि हमारे हाथ पांव भी कृष्णा की कृपा से ही चलते हैं। तो ये वाला जो भक्त का 100% जो कृष्णा पे फेथ होता है, वो आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि योगी सच में अपने बॉडी की कैपेसिटीज पे डिपेंड रहते हैं, अपने अलग अलग चक्र पे डिपेंड रहता है। और उनको लगता है कि इस शरीर को छोड़कर जाना आसान है, दूसरे शरीर में जाना, ट्रांसपोर्ट होना बड़ा आसान है, ब्रह्मांड में घूमना बड़ा आसान है। सो दे डोंट डिपेंड ऑन कृष्णा एट ऑल। लेकिन भक्त पूरी तरह डिपेंड रहता है कृष्ण। तो हमारे अंदर थोड़े से ट्रेसेस रह जाते हैं जब हम ये पूरी तरह ये सीख लेते हैं, हमारा भूमंडल का सारा ज्योग्राफी, यूनिवर्स का ज्योग्राफी से समझ लेते हैं फर्स्ट सेकंड कैंटो। उसके बाद ये, तो हमारी डिपेंडेंसी और ज्यादा कृष्णा पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो भी ये भगवान का भूमंडल का ये सारा यूनिवर्सल फॉर्म समझ लेगा, वो तमोगुण से निकल के रजोगुण से ले निकल के सबसे पहले सत्व गुण में स्थित हो जाएगा। और सत्व गुण में स्थित होने के बाद उसकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी टू बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। इसलिए कोई भी चीज भगवान से कनेक्टेड है तो वो मटेरियल हो नहीं सकती। कहने के लिए तो ये मटेरियल वर्ल्ड है, लेकिन वो भगवान से ही निकल रहा है, तो देर इज नथिंग मटीरियल अबाउट इट ऑल्सो। बोलने के लिए मटीरियल वर्ल्ड है लेकिन भगवान का ही अंश है, तो देर इज नथिंग मटीरियल। तो इस ब्रह्मांड का स्टडी करने से हम एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान ही अर्जित कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल द रीजन कि ये चैप्टर शुरू क्यों हुआ। परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा क्यों? बिकॉज इट इज अल्टीमेटली स्पिरिचुअल नॉलेज, इट इज नॉट मटीरियल नॉलेज। फिर आगे जो ये थे परीक्षित महाराज, तो
जो थे वो सोच रहे थे ब्रह्मांड के बारे में। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को कहा कि कृपा करके आप मुझे बताइए, प्रियव्रत महाराज ने इतने ज्यादा चक्कर काटे सूरज के, जोर जोर से, स्पीड से, अपना ही नया एक सूरज बनाया, दो सूरज थे आकाश में, अंधेरा सारा उजाले में कन्वर्ट हो गया। तो उन्होंने भूमंडल को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो वो कैसे डिवाइड किया, वो कैसे कर पाए? तो प्रियव्रत महाराज सिर्फ पृथ्वी के राजा नहीं थे, प्रियव्रत महाराज भूमंडल के राजा थे। भूमंडल मतलब एक ऐसी डिस्क समझ लो, डिस्क होती है, ऐसी डिश मान लो, और उस डिश में आप कई सारे छोटे छोटे बॉल्स रख लो। तो उस ऐसे शेप में कई सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो ऐसे शेप में कई सारे प्लैनेट्स को रूल करने वाले कौन थे? तो प्रियव्रत महाराज थे। तो ये वाला कहते हैं इसको प्रियव्रत महाराज। अब ऐसी एक डिस्क होती है भूमंडल की। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम भूर, उसमें भूर है, तो भूर, हम पूरा भूमंडल को वर्शिप करते हैं, प्रणाम करते हैं हम गायत्री मंत्र की तरफ से। हम सिर्फ पृथ्वी माता को नहीं बोलते थैंक यू पृथ्वी माता, हम पूरे भूमंडल को, क्योंकि ये पूरा भूमंडल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7 तरीके के विभाजन के हुए हैं उसके। और उसमें कई सारे ऐसे, जैसे हमारा समंदर है, समंदर के अंदर टापू होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, वैसे इसको कहा जाता है आकाश का समंदर है। आकाश का समंदर मतलब स्काई वाला समंदर है। और उसके अंदर आइलैंड्स मतलब क्या, अलग अलग प्लैनेट्स ऐसे फ्लोट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लैनेट्स को आइलैंड कहा गया है, प्लैनेट्स ऐसे गोल गोल होते हैं, वो सारे ऐसे फ्लोट होते हैं, तो ऐसे भूमंडल है। तो पूरे भूमंडल पे राजा प्रियव्रत का जो है, महाराज प्रियव्रत रूल कर रहे थे। ठीक है, और स्वयं हुआ मनु थे। स्वयं हुआ मनु तो ऐसे भूमंडल के भी राजा थे, मनु है ना वो, तो पूरे भूमंडल के भी राजा थे। और नीचे जो अतल वितल सुतल तलातल पाताल, ऊपर से सारे 7 जो लोक आते हैं, उसको भी। सो आप इमेजिन करने के लिए देखो, हम दुनिया, हम पृथ्वी पे है, हमारी आंखें दो है, हम कोई भी चीज देखते हैं 3D में देखते हैं। एक तो सामने से वो चीज दिखती है, लेफ्ट से दिखती है, आप मुझे देखोगे तो आपको मैं सामने से दिख रही हूँ, आपको इस साइड से दिख रही हूँ, इस साइड से आपको मेरा पीछे का ये दिख नहीं रहा है। तो हो क्या रहा है, आप 3D 3 डिमेंशनल डिमेंशंस में देख रहे हो। ब्रह्मांड समझने के लिए आपको 8 डायमेंशंस में देखना पड़ता है, ऊपर से भी, नीचे से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, हर जगह से आपको मल्टीपल डायमेंशन से सोच थोड़ी सी एक्सपांड करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि भागवतम स्टूडेंट जो होता है, भागवतम स्टूडेंट के सामने सारा बाह्य मटेरियल ज्ञान इज लाइक अ साइज ऑफ पीनट, कहते हैं। एक बार भागवतम स्टूडेंट को जब भागवतम समझ में आ जाती है, तो वो किसी भी भौतिक जगत के किसी भी टॉपिक में वो हमेशा टॉपर बन सकता है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि खुल जाती है। जिस तरीके से वो सोचता है, वो एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो नहीं सोच सकता। तो ये जो हम सोच रहे हैं भूमंडल, तो हम भूमंडल जो पढ़ रहे हैं, हम ऊपर से भी देख रहे हैं, हम नीचे से भी देख रहे हैं, हम ऐसे सामने से भी देख रहे हैं, हम राइट से भी देखेंगे, लेफ्ट से भी देखेंगे, उस साइड से भी देखेंगे, इस साइड से भी देखेंगे। तो हम कई सारे दिशाओं से भूमंडल की पढ़ाई करने वाले हैं। अब ये सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की जो एनर्जी है वो लिमिटलेस है, ब्रह्मांड भी बहुत लिमिटेड है। परीक्षित महाराज ने कहा था मुझे पूरे भूमंडल के बारे में बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा देखो, वैसे तो मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो अपने परफेक्ट नहीं होता मतलब कोई भी कुछ भी करे फिर भी परफेक्ट नहीं हो सकता। और अपने इम्परफेक्ट अपने इंद्रियों से जब कोई वो परफेक्ट चीज का एक्सप्लेनेशन देने जाएगा, तो उससे वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके खुद के सेंसेस इम्परफेक्ट है ना। बट सुखदेव गोस्वामी जी कौन है? राधा रानी के तोते हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी ऊपर से पूरा ब्रह्मांड, इतने सालों से वो ऊपर से सब कुछ देखते आए हुए हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, वो हमें परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि भक्त, भक्ति और भगवान, ये 3 भौतिक जगत के होते ही नहीं है। भक्त कभी भी मटेरियल वर्ल्ड का नहीं होता, भक्ति भी मटेरियल वर्ल्ड से नहीं आती, और भगवान भी मटेरियल वर्ल्ड के नहीं होते। ये आते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, वही सही कैंडिडेट है बताने के लिए कि भूमंडल दिखता कैसे है। तो उन्होंने कहा कि देखो परफेक्ट तो कोई परफेक्ट है ही नहीं। इसलिए हमारे अंदर, कल हमने डिस्कस किया था डिटेल में, हमारे अंदर अगर परफेक्शन डिसऑर्डर हो गया, अगर हम चाहते हैं कि कोई इंसान हमारे साथ परफेक्टली बिहेव करे,
हमारे घर में परफेक्टली सारी चीजें रखी हो, हमारी कार परफेक्ट हो, हमारी गार्डन परफेक्ट हो, हमारे वस्त्र परफेक्ट हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट परफेक्ट होना चाहिए। और हम परफेक्ट है इसलिए दुनिया ने भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर दुनिया में कोई इम्परफेक्ट है तो हम उनको ऐसे जज करके नीचे देखेंगे। तो ये परफेक्शन डिसऑर्डर ही अंदर से निकाल लो। एक्सेप्ट करना सीखो कि मटेरियल वर्ल्ड में कुछ परफेक्ट हो नहीं सकता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आपका जो परफेक्शन के लिए जो ये है कोशिश लगी रहती है कि परफेक्ट करना है परफेक्ट करना है, वो कभी परफेक्ट हो नहीं सकता। वो कृष्णा की नजर में परफेक्ट हो तो ही परफेक्ट है। हम कितना भी परफेक्ट बनने की कोशिश करें, फिर भी हम हमेशा से इम्परफेक्ट थे, है, और इम्परफेक्ट ही रहेंगे। सो अननेसेसरी हाई स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा परफेक्शन के रखने से होता क्या है, बहुत ज्यादा हाथ में आए गए काम रुक जाते हैं, कुछ कुछ काम शुरू ही नहीं होते, कुछ कुछ काम शुरू किए गए बंद हो जाते हैं, बंद करने के बाद शुरू नहीं होते। तो कोई भी काम कैसे भी हो बस शुरू कर लेना चाहिए, बाद में देखी जाएगी कैसे आगे बढ़ेगा काम, लेकिन शुरू कर लेना चाहिए। हमारे महाराज जब मंदिर बनाते थे तो भक्त कहते थे महाराज हाथ में एक पैसा नहीं है और आप जमीन पे बैठे हो और आप कह रहे हो इस जमीन पे मंदिर बनेगा। महाराज कहते थे कृष्णा के हाथ में, कृष्णा चाहेंगे तो मंदिर बन जाएगा। 10 रुपए की नोट नहीं थी, पानी पीते थे तो वहां पे बोरिंग थी उसका पानी पीते थे। भागवतम पढ़ते रहते थे पढ़ते रहते थे, किसी ने आके भिक्षा दी तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, पूरे भागवतम पे डिपेंडेंट थे। लेकिन फिर मंदिर बनना शुरू हुआ, वो तो होता गया, अब सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मंदिर है। तो आपने कोई भी कर्म जो होता है ना वो शुरू कर देना होता है। इम्परफेक्शन, सुखदेव गोस्वामी जी की बात हमेशा याद रखना, मटीरियल वर्ल्ड नो बडी कैन बी परफेक्ट, नो बडी कैन बी परफेक्ट। तो ना अपने आप को तंग करो, ना अपने आसपास के लोगों को तंग करो, ना बच्चों को तंग करो, ना छोटे भाई बहनों को तंग करो, माँ बाप को तंग मत करो, माँ बाप से परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करो कि माँ बाप ने तो भगवान के रूप होते हैं, माँ बाप ने परफेक्टली हमें बड़ा करना चाहिए। माँ बाप को भी भगवान के स्थल पे मत रखो, कोई भी परफेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, ये हमें एक बार भागवतम से क्लैरिटी आ गई तो पूरी जिंदगी किसी ने बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने भी कभी आपके मुख से ऐसे निकलना नहीं चाहिए कि वो इंसान ऐसा क्यों है। मटेरियल वर्ल्ड है इम्परफेक्ट, कोई बात नहीं, आज ऐसा है 10 साल बाद ऐसा नहीं होगा, 10 साल बाद फर्क पड़ जाएगा। ऐसे करके सबको 10-10 साल देते जाओ और धैर्य बढ़ाओ। अपने से मतलब रखो, अपना हरिनाम अच्छा करने की कोशिश करो, प्रेम डालने की कोशिश करो। तो यहाँ पे फिर परीक्षित महाराज ने अग्री किया सुखदेव गोस्वामी जी को। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि परफेक्ट तो है नहीं कोई भी, फिर भी मैं जहाँ बैठे हैं वहां का आसपास का मैं आपको भूमंडल समझा देता हूँ। मैं आपको पूरा यूनिवर्स तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं आसपास का पूरा भूमंडल आपको समझा देता हूँ। तो परीक्षित महाराज ने ठीक है चलो आप बता दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने शुरू किया, कहते कि आप इमेजिन करो कि हमारा भूमंडल एक लोटस फ्लावर की तरह है। लोटस फ्लावर जो होता है, लोटस फ्लावर में कई सारे वर्ल्स होते हैं, अंदर से पेटल्स निकलते हैं, फिर ऐसे निकलते हैं, फिर ऐसे निकलते हैं, फिर ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं। तो कहते हैं कि भूमंडल को एक ऐसे लोटस की तरह इमेजिन करो। तो लोटस में जो बीच का जो छोटा सा जो ऐसे पेटल्स का जो आता है, वो बीच का है, वो जाम्बू द्वीप समझ लो। तो ये जाम्बू द्वीप है। तो कहते हैं कि पहले मैं आपको जाम्बू द्वीप के बारे में बताऊंगा। जाम्बू द्वीप, द्वीप मतलब आइलैंड होता है। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सब पानी में फ्लोट हो रहे हैं। माना कि गर्भोदक ओशन के ऊपर हमारा पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन फिर भी द्वीप मतलब आकाश में तैरने वाले प्लैनेट्स, ऐसे समझ के रखो, ठीक है। तो कहते कि जाम्बू द्वीप बीच में होता है और भारतवर्ष उसके अंदर सिचुएटेड है। वो जाम्बू द्वीप के एकदम सेंटर में जो है वो पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता राई के दाने जितनी छोटी है। और ये पूरा जो हमारा भूमंडल है वो किसके सर पे स्थित है, पूरा हमारा जो महत्त्व है वो शेषनाग के सर पे स्थित है। तो शेषनाग का बीच का जो हुड होता है उसके ऊपर एक छोटा सा राई का दाना है। और वो राई का दाना क्या है, पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड मतलब हम बैठे किसके ऊपर है, हम बैठे ही है शेष अनंत शेष के ऊपर। और अनंत शेष अनंत काल से हरिकथा करते जा रहे, और उनका हरिकथा खत्म ही नहीं हो रहा। और उनकी हरिकथा सुन कौन रहा है, तो सनत कुमार सुन रहे।
सनत कुमार एक बार उनको भगवान से दर्शन हो गए, भगवान के चरण कमलों की, तुलसी माता का उन्होंने फ्रैग्रेंस ले लिया। सनत कुमार को इतना प्यार हो गया कृष्ण से, नारायण भगवान से इतना ज्यादा प्यार हुआ, कहते हमें आपके बारे में सब सुनना है, हमें आपके बारे में सब कुछ सुनना है। कहते कोई बात नहीं, अनंत शेष आपको सुना देंगे। गए अनंत शेष के पास, तो अनंत शेष तब से सुनाए जा रहे हैं, आज तक उनका भागवतम खत्म नहीं हुआ। तो भागवत कथा तब से चल रही है, और अभी तक कृष्णा के अनलिमिटेड लीलाएं हैं, वो खत्म ही नहीं होती। तो हम ऐसे अनंत शेष के हुड पर ये पूरा ब्रह्मांड स्थित है, और हम उस ब्रह्मांड के अंदर के एक भूमंडल, बस एक डिश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम बहुत बड़ी कोई बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भूमंडल जो है, तो ये लोटस, मैं आपको कल डायग्राम दिखाया था, फिर से दिखाऊं क्या आपको मैं डायग्राम? देखनी है फिर से डायग्राम, एक बार रिवाइज करें। यस माता यस, जी। करे करते हैं रिवाइज, ठीक है। हाँ हाँ, ये देखो, ये वाला जो है ये भूमंडल है। भूमंडल में ये बीज का जो लोटस का बीज के जो पेटल्स है, इसको कहेंगे जाम्बू द्वीप, ठीक है। समझ में आया? जाम्बू द्वीप दिमाग में आ गया एक बार? हाँ जी। तो जाम्बू यस द्वीप माता है, जी। हाँ जी, जाम्बू द्वीप है, वो बहुत बड़ा है। और जाम्बू द्वीप ईच ऑफ द लेंथ 9,000 योजनाज है, एक 9,000 योजनाज मतलब 72,000 माइल्स के चौड़ा है और लंबा भी है। तो 8 माउंटेन्स फॉर्म बाउंड्रीज दैट सेपरेट दीज वर्षास। तो हमने ये देखा था, ये बीच का जाम्बू द्वीप अगर क्लियर हो गया है तो मैं ये डायग्राम बंद कर देती हूँ, ठीक है। मैं अभी दूसरी डायग्राम ओपन करती हूँ। Now, 8 Varshas. Ilavarth Varsh is in the middle of Lotus Verse. Within Ilavarth is mighty Sumeru mountain, the core of lotus-like Bhumandal planetary system. This mountain is unlike anything you have seen. It is made of solid gold. तो सुमेरु पर्वत किससे बना होता है? गोल्ड से। किससे बना होता है? गोल्ड। गोल्ड से। गोल। शाबाश। सुमेरु पर्वत जो है वो गोल्ड से बना होता है, तो कल हमने देखा था। मैं आपको दिखाती हूँ, भूमंडल का भी मैं डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है सुमेरु पर्वत, ठीक है, भूमंडल के अंदर का। पहले भूमंडल समझ में आ गया? आगे। यस माता जी। शाबाश। तो भूमंडल के सेंटर में क्या चल रहा है ये सारा, ये देख लो। भूमंडल के सेंटर में यहाँ पे एक सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के यहाँ पर इलावर्त वर्ष है। इलावर्त वर्ष के यहाँ भद्रशवा वर्ष है, यहाँ गंधमादन है, केतुमाला वर्ष है, हिमालय हेमकुटा निषाद। तो ये वाला जो एरो ये वाला है, इसको इलावर्त वर्ष कहेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे इलावर्त वर्ष है, वहां पे उसमें एक सुमेरु माउंटेन बहुत बड़ा है, कोर ऑफ द लोटस लाइक भूमंडल प्लानेटरी सिस्टम। सेंटर से ही एक बड़ा सा गोल्डन का पर्वत निकलता है। इट इज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड, ब्रिलियंटली शाइन्स लाइक फायर। बहुत ज्यादा शाइन करता है फायर की तरह। और उसकी हाइट जो है वो एग्जैक्टली जाम्बू द्वीप की लंबाई जितनी है। तो ये गोल्डन सुमेरु पर्वत है, उसकी हाइट जो है जाम्बू द्वीप जितना लंबा चौड़ा है उतनी ही हाइट उसकी लंबी है, ठीक है। अब परीक्षित महाराज की आंखें बड़ी से बड़ी हो गई। ही वॉज शॉक्ड टू लिसन कि इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, वो भी गोल्ड का, कृष्णा ने दे के रखा है। परीक्षित महाराज ऐसे नहीं सुन रहे जैसे कि कोई ज्योग्राफी का लेसन सीख रहे हैं। परीक्षित महाराज सब कुछ कृष्णा से कनेक्ट करके सुनते हैं। तो परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे तो ही वॉज सो शॉक्ड कि कृष्णा ने इतना बड़ा गोल्डन का पर्वत, वो भी जाम्बू द्वीप में स्थित करके रखा है। शॉक हो गए वो। तो फिर परीक्षित महाराज सुन रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया। कहते नॉर्थ ऑफ इलावर्त वर्ष में 3 माउंटेन्स है, जो बॉर्डर बनते हैं, नील माउंटेन, श्वेत माउंटेन और शंगवान माउंटेन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नील माउंटेन, ये माउंटेन रेंजेस है, दिख रही है यहाँ पे। ईलावर्त वर्ष के यहाँ पे नील माउंटेन है, श्वेत माउंटेन है, श्रृंगवन माउंटेन, ये पूरी लाइन श्रृंगवन की है। ये पूरी लाइन श्वेत श्वेत माउंटेन्स की है, नीला माउंटेन्स। ईलावर्त के नीचे निषाद माउंटेन्स, हेमकुटा माउंटेन्स और हिमालयाज है। तो परीक्षित महाराज ने कहा दैट्स अ लॉट ऑफ माउंटेन्स। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते दैट्स नॉट ऑल।
ऑन द फोर साइड्स ऑफ मैजेस्टिक सुमेरु आर फोर अदर ग्रेट माउंटेन्स। तो कहते ये तो कुछ भी नहीं है परीक्षित, ये सुमेरु पर्वत जो है उसके आसपास चार बड़े बड़े माउंटेन्स है। वो चार बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर चार बड़े बड़े ट्रीज है। हर माउंटेन के ऊपर एक बड़ा बड़ा ट्री है। और ये सारे माउंटेन्स बहुत बड़े हैं। इनके नाम है मंदरा माउंटेन, मेरु मंदरा, सुपर्श्वा और कुमुदा। तो परीक्षित महाराज कहते अनबिलीवेबल। परीक्षित महाराज ऐसे ऐसे जॉ ड्रॉप मोमेंट था, कहते अनबिलीवेबल, इतने बड़े बड़े पहाड़। तो कहते हाँ। फिर परीक्षित महाराज को समझ में आ गया कि उनके गुरु जो बता रहे हैं वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं वो सही बता रहे होंगे। ऐसे करके परीक्षित महाराज इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि 72,000 किलोमीटर वाला एरिया दिखता कैसे है, 88,000 वाला किलोमीटर वाला एरिया दिखता कैसे है। तो वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उन्होंने सोचा उनके गुरु बता रहे हैं तो इसमें सत्य तो होगा ही होगा। तो स्टैंडिंग लाइक फ्लैग स्टाफ कहते हैं कि ये सारे चार माउंटेन्स है। तो एक माउंटेन के ऊपर मैंगो ट्री है, एक माउंटेन के ऊपर एप्पल ट्री है, एक माउंटेन के ऊपर कदम्बा ट्री है और एक माउंटेन के ऊपर बैनियन ट्री है। तो कहते हैं कि ये सारे ट्रीज बहुत बड़े बड़े साइज में है। सारे ही ट्रीज 800 जो है 800 800 माइल्स विड्थ में है। मतलब 800 किलोमीटर उनकी विड्थ है और 8800 किलोमीटर की उनकी हाइट है। इतने ज्यादा 8800 किलोमीटर की उनकी हाइट है। इतने लंबे लंबे ट्रीज है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं दैट्स इनक्रेडिबल। तो कहते कि अब ये सारे माउंटेन्स है, ये देखो ये चार माउंटेन्स कल हमने डिस्कस किया था। ये है ये चार माउंटेन्स, ये है मंदरा माउंटेन, ये है मेरु मंदरा माउंटेन, ये है सुपरशवा माउंटेन और उस साइड है कुमुदा माउंटेन। ये सुपरशवा, ठीक है, सुपाश्रवा माउंटेन है और ये। तो कहते कि ये देखो ये ट्री है इसके ऊपर। तो ये चार माउंटेन्स का, अब कहते हैं ये दो माउंटेन्स के बीच में ना लेक है, यहाँ पे एक लेक है, यहाँ पे एक लेक है। तो हर एक माउंटेन के बीच में एक लेक है। लेक मतलब पानी, पानी वहां पे भरा हुआ है, खड़ा हुआ है पानी, ठीक है, बहता हुआ पानी नहीं, खड़ा पानी। तो ये पानी की टेस्ट अलग अलग है। एक एक टाइप का लेक है, उसकी टेस्ट एकदम शहद जैसी, मतलब दिखता पानी की तरह है लेकिन पियो तो ऐसे लगता है जैसे शहद पिया है, हनी पिया है। दूसरा लेक है, वो दिखता पानी की तरह है लेकिन उसकी टेस्ट जो है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गन्ने का जूस है, मीठा मीठा पानी। फिर तीसरे टाइप का पानी है, वो दिखता पानी की तरह है लेकिन उसकी टेस्ट जो है बिल्कुल दूध की तरह है, वो भी मीठा दूध। और तीसरा चौथा टाइप का पानी है, वो बिल्कुल एकदम प्योर वाटर है, मतलब शुद्ध पानी है। जो हम नॉर्मली वाटरफॉल्स का पीते हैं ना पानी, शुद्ध शुद्ध वाला, वैसे वाला पानी है। तो वो पानी पीने के लिए, ये चार टाइप का पानी पीने के लिए ऊपर से कौन आता है, स्वर्ग में रहने वाले लोग आते हैं। स्वर्ग में सिद्ध आते हैं, सिद्धाज आते हैं, चरणाज आते हैं, गंधर्वाज आते हैं। ये सारे लोग नीचे आते हैं भूमंडल पे ये सारा पानी टेस्ट करने के लिए और उसमें नहाने के लिए और वहां पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं बेसिकली। अपनी फैमिली के साथ खेलते हैं, अपने हाथियों को लेकर आते हैं, ढेर सारे घोड़े को लेकर आते हैं, अपने पेट्स को लेकर आते हैं और वहां पे अपने बच्चे बीवी बच्चों के साथ वो पिकनिक की तरह मनाते हैं। इसलिए सुबह सुबह 4 बजे ना पृथ्वी पर जो एनवायरनमेंट होता है ये बहुत शुद्ध होता है। मतलब सुबह आप 4 बजे उठ के गार्डन में चले जाओ, घर का गैलरी का दरवाजा खोल लो, बाहर की आप सिर्फ सांस ले लो, उस सांस में भी शुद्धिकरण होता है, शुद्ध होता है। आप कितनी भी पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हो फिर भी सुबह 4 बजे आपको बहुत फ्रेश फील होगा। वृंदावन में जाओ, कहीं पे भी इंडिया में जाओ, अब्रॉड जाओ, फिर भी सुबह 4 बजे की जो हवा की जो आप ये होती है, खुशबू होती है, वो अलग ही होती है। क्यों? क्योंकि तब ऊपर के लोगों से सिद्ध चरण गंधर्व ये सब लोग नीचे आकर अपना अपना टाइम बड़े अच्छा सा ये कर रहे होते, प्लस उनको दिखता भी है कौन भक्ति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अब मंदरा माउंटेन जो है, ये मंदरा माउंटेन है, उसके ऊपर एक बड़ा सा मैंगो ट्री है। उसके ऊपर जो मैंगोज है वो एक पहाड़ का जो ऊपर का एक सेक्शन होता है, पीक होता है पहाड़ का, उतने बड़े साइज के मैंगोज लगते हैं। तो वो ट्री इतना लंबा है कि उसके ऊपर लगने वाले मैंगोज की हाइट और चौड़ाई इतनी बड़ी है, पहाड़ के टापू जैसी। तो वो जब मैंगो नीचे गिरते हैं, वो मैंगोज नीचे गिरते हैं तो वो टूटते हैं, उसमें से जूस बहने लगता है।
जूस बहने लगता है तो मंदरा माउंटेन के ऊपर मैंगो जूस का वाटरफॉल होता है। वाटरफॉल होने के बाद मैंगो जूस की नदी बहती है मंदरा माउंटेन पे। तो इतना ज्यादा, और उसका जो फ्रैग्रेंस है वो हजारों हजारों 88,000 किलोमीटर के आगे तक उसकी जो है वो खुशबू फैलती रहती है, फैलती रहती है। तो उसको दे ब्रेक एंड उसको उससे क्या बनती है, अरुणोदय नदी बनती है। अरुणोदय नदी मतलब जिसमें सिर्फ मैंगो का जूस बहता है। फिर उसके बाद उस जूस में शिव जी की जो वाइफ है भवानी, उनके पास कुछ नौकरानियां है, मेड सर्वेंट्स है। वो यहाँ पे मैंगो जूस पीने के लिए आती है, नदी पर जूस पीने के लिए आती है। और जब वो जूस पीती है तो उनकी नौकरानियों की जो खुशबू है वो हजारों हजारों मील तक फैलती है। उनकी बॉडी से, उनके पूरे से गंध जो आता है, अच्छा सुगंध जो आता है वो पूरा मैंगो का सुगंध आता है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा। तो परीक्षित महाराज और हैप्पी हो गए। परीक्षित महाराज कहते और बताओ। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, वैसे ही मेरु मंदरा माउंटेन है, उसके ऊपर जाम्बू ट्री है, वो भी बहुत बड़ा है जाम्बू ट्री। जाम्बू ट्री को कौन सा फल आता है? एलिफेंट साइज का एप्पल। अच्छा। एलिफेंट साइज का एप्पल आता है, बहुत बड़ा फल आता है। अब वो एप्पल्स भी पक पक के, पक पक के नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते हैं तो उसमें से जूस बहता है, एप्पल जूस। उसका वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल आता है, और उसकी भी एक नदी बनती है। तो उस नदी को कहा गया है, जाम्बू नदी कहा गया है। जाम्बू नदी बहने लगती है। फिर वो एप्पल जूस जो है, उसके जाम्बू नदी के किनारे पर एप्पल जूस सूखता है। सूखता है तो उसका किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोने में कन्वर्ट हो जाता है, गोल्ड में। तो जाम्बू नदी के जो काट है, नदी का जो काट है, सी शोर है, वहां पे सारा सोना ही सोना होता है, सूखा हुआ सोना। सूखा हुआ एप्पल जूस सोने में कन्वर्ट हो जाता है। और जाम्बू नदी के आसपास रहने वाले जितने भी रहीवासी हैं, उस पर्वत पे रहते हैं। कौन सा पर्वत है ये? मेरु मंदरा पर्वत। तो वहां पे जितने भी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, नदी के किनारे जाके सोना निकालते हैं, उससे अलग अलग ज्वेलरी की डिजाइन्स बनाते हैं। अब वो ज्वेलरी की डिजाइन इतनी यूनिक होती है कि उनको खरीदने के लिए ऊपर से कई सारे स्वर्ग के जो लोग हैं, अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए, कहीं यज्ञ पे जाना है, कहीं वीआईपी पार्टी है, ऐसा कहीं पे भी जाना होता है तो उसके लिए वो यहाँ पे आते हैं और ज्वेलरी खरीदते हैं। क्योंकि ये वाला जो सोने की जो ज्वेलरी की डिजाइन है, ये बहुत ज्यादा पूरे भूमंडल में अगर फेमस है, सोना और सोने की डिजाइन और ज्वेलरी, तो वो है जाम्बू नद के सोने की। हम कहते हैं ना 24 कैरेट सोना हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है। वैसे स्वर्गलोक में जो लोग हैं वो जाम्बू नद का सोना पहनना बहुत पसंद करते हैं। उनके हिसाब से जाम्बू नद का सोना सबसे ज्यादा शुद्ध सोना है। और वहां की ज्वेलरी जो होती है, उसकी डिजाइन जो होती है वो सबसे यूनिक होती है। हाँ, ये हमने सती माता के होती है। हाँ, यूनिक होती है, उनकी डिजाइन ही बहुत इनोवेटिव होती है। ये हमने कहाँ से सीखा था? सती माता के चैप्टर से सीखा था। तो जाम्बू द्वीप इसलिए इज नेम्ड आफ्टर जाम्बू ट्री। अब पता है आपको, ये कहते थे, हमारे आचार्य कहते थे कि सनातन गोस्वामी जी बेसिकली उन्होंने कहा था कि जैसे ये पेड़ होते हैं ना, जाम्बू ट्री होता है, मैंगो ट्री है, उसका फल मीठा होता है, मीठा होता है, पकता है, पकता है, पकता है, और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद उसमें से जूस बहता है, बहता है, वाटरफॉल बन जाता है। वाटरफॉल नदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वह से हमारा बुढ़ापा ग्रेसफुली बूढ़ा बूढ़ा होना होता है। गृहस्थ आश्रम से जैसे ही हम निकलते हैं तो हमने कटु इंसान बनते बनते बूढ़ा नहीं होना होता है। हमने जितने ज्यादा हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उतनी ज्यादा मीठा 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 आम की तरह बनना है, और एप्पल्स की तरह बनना है, मीठे होते जाना है। बहुत ज्यादा मन में कटुता लेकर, गुस्सा लेकर, किसी के प्रति बैर रख के, या फिर अपना बुरा करके, दूसरे का बुरा करके, ऐसे करके बड़ा नहीं होना होता, कड़वा कड़वा नहीं बड़ा होना होता। ये जो है जाम्बू ट्री के एप्पल्स है, उसकी तरह मीठा 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 होते जाना है। और हम अगर गिर भी गए, हम गिर भी गए, तो हमारे अंदर से जो जूस निकले, मतलब जो ज्ञान की गंगा बहे, हमारे अंदर से जो भक्ति लता बीज है, भक्ति के जो शब्द निकले हैं, जहां पे भी हमने जिसको भी हरि कथा सुनाई है, आप जो भी सुनते हो, कृष्ण के बारे में बोलते हो, कीर्तनम करते हो, तो वो नदी की तरह बहना चाहिए। हम गिर भी गए तो भी दुनिया से जाएंगे तो भी मिठास ही छोड़ के जाएंगे। हम दुनिया से ऐसे जाएंगे ही नहीं कि जिससे चार लोगों के मन में हमारे लिए बैर हो,
या हमारे लिए कुछ कटुता हो। तो हमेशा ये सोचना कि जब मैं चिता पे चढ़ूंगी या जब मैं चिता पे चढ़ूंगा तो पीछे लोग क्या याद रखेंगे। कृष्ण को याद रखेंगे, मिठास याद रखेंगे, प्रेम देना याद रखेंगे, कृष्ण का प्रेम पाना याद रखेंगे, या फिर और कड़वा कुछ याद रखेंगे। उस हिसाब से अपना आचरण को बदलना शुरू कर दो। इस तरीके से हम जाम्बू ट्री को हमेशा याद करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत अच्छे तरीके से, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बताया था तब गौर किशोरदास बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए थे, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जाम्बू ट्री को इस तरीके से अपनी भागवत कथा में एक्सप्लेन किया था। तो हमारे आचार्य हमारे लिए इतना बड़ा जाम्बू ट्री का एग्जाम्पल। तो जब भी आपके मन में जाम्बू ट्री आएगा, जाम्बू ट्री हमेशा याद रखना और अपने आचरण को सुधारने की कोशिश करना। हर एक को पता होता है कि कौन कहाँ गलत जा रहा है। तो अपना 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 आचरण 10 साल आगे जाओ, 20 साल आगे जाओ, चिता पे चढ़ जाओ। चिता पे चढ़ने के बाद सोचो कि मेरी बॉडी नीचे जल रही है और मैं देख रहा हूँ अपनी बॉडी को जलते हुए। अब मैं बॉडी को जलते हुए देख रहा हूँ तो बाकी सारे लोगों के मन में भक्ति आ रही है या नहीं आ रही, प्रेम जागृत हो रहा है या नहीं हो रहा, भगवान के लिए आसक्ति आ रही है नहीं आ रही। भगवान की छोड़ो, उनको याद करके ऐसे वो कटुता आ रही है या मिठास आ रही है। आर वी लाइक अ मैंगो ट्री, आर वी बीइंग अ मैंगो फ्रूट एन एप्पल फ्रूट, या फिर हम करेले की तरह जीवन छोड़ के चले गए। करेला बनना है या मैंगो या एप्पल बनना है, ये हमारा हमारा अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। लेकिन हमें अगर ये पेड़ वगैरह का सारा बता रहे हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की नजर से, सनातन गोस्वामी जी की नजर से एक बार समझना तो बनता है। फिर उसके बाद परीक्षित महाराज ने कहा और दो माउंटेन्स के बारे में बताओ, और दो माउंटेन्स के बारे में। तो सुखदेव गोस्वामी जी चकल्ड तो ऐसे हंसे ऐसे चकल्ड किया उन्होंने। सुखदेव गोस्वामी जी ये तीसरी बार हंसे हैं, सबसे पहली बार हंसे थे तो सेकंड कैंटो में हंसे थे, जहाँ पे परीक्षित महाराज ने बोला था और बताओ ब्रह्मा जी का आगे क्या हुआ। तब भी वो बहुत हंसे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी का फ्रस्ट्रेशन के बारे में सुनकर परीक्षित महाराज बड़े शॉक्ड थे कि कैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मांड क्रिएट कर रहे हैं और भगवान प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो परीक्षित महाराज ने जंप होके कहा था और बताओ आगे क्या हुआ। तो तब सुखदेव गोस्वामी जी चकल करके हंसे थे। उसके बाद अभी चकल करके हंसे, बीच में एक बार यहाँ पे हंसे थे जब सांख्य योग चल रहा था तब हंसे थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी अभी चकल्ड हंसे ऐसे, और उन्होंने कहा कि ऑन सुपर शोवा माउंटेन इज अ फेमस महाकदम्बा ट्री। अब सुपर शोवा माउंटेन जो है, ये देखो, ये राइट साइड का ये वाला जो माउंटेन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्या? यस माता जी। ये वाला माउंटेन है सुपर शवा माउंटेन, ठीक है। तो सुपार्श्व माउंटेन है, सुपार्श्व है उसका नाम। तो सुपार्श्व माउंटेन है, वहां पे फेमस महाकदम्बा ट्री है। महाकदम्बा ट्री है, फ्रॉम इट्स हॉलो फ्लोज 5 रिवर्स ऑफ हनी। तो इस महाकदम्बा ट्री के अंदर से 5 नदियां बहती है, और पांचों नदियां में पानी ये जो होता है क्या निकलता है, सिर्फ शहद ही शहद निकलता है। तो महाकदम्बा ट्री के अंदर से सिर्फ शहद ही शहद निकलता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा इमेजिन दैट परीक्षित महाराज के रिस्पॉन्सेस देखो। परीक्षित महाराज कभी कह रहे दैट्स इनक्रेडिबल, हाँ आंखें अनबिलीवेबल, दैट्स इनक्रेडिबल, ऐसे कह रहे हैं। अब कह रहे हैं इमेजिन दैट 5 रिवर्स, 5 नदियां शहद की निकल रही है। तो दीज रिवर्स, फिर वापस चुकते को समझे, हंसते हंसते कह रहे हैं दीज रिवर्स ऑफ हनी फ्लो इंसिसेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन टू वेस्टर्न साइड ऑफ इलावर्त वर्षा। तो कहाँ से निकलते हैं, माउंटेन के टॉप से निकलते हैं और ऐसे नीचे बहते जाते हैं ये लोग। तो वो लैंड इज सैचुरेटेड विथ स्वीट फ्रेग्रेंस। उसकी वजह से क्या होता है कि सुपार्श्व माउंटेन के आसपास की जितनी भी जमीन है ना, वो ऐसे बहुत मॉइस्ट मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट मतलब ऐसे गीली गीली सी हो जाती है, और वो गीली गीली किस चीज की हो चुकी है, ढेर सारा शहद है वहां पे और बहुत सारा मीठा मीठा वहां से खुशबू आती रहती है। अब जो भी ये हनी, दोज हु ड्रिंक दैट हनी परफ्यूम द लैंड विथ सेंट कमिंग फ्रॉम देयर माउथ्स। तो जो भी ये शहद पी लेते हैं उनके मुंह से शहद की खुशबू आने लग जाती है देखो, जिसको भी ये प्रॉब्लम है
माउथ का, स्टिंकी का, उनको तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी यहाँ पर। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत आसान है भौतिक जगत छोड़ना, इतना आसान है नहीं। जब हम ये शरीर को त्याग देंगे और विष्णुदूत आएंगे और विष्णुदूत हमें लेकर जा रहे होंगे, हमें जैसी हनी की नदी दिखाई देगी, हमारी आंखें बटन की तरह खुल जाएंगी। गलती से भी हमें अगर आकर्षण हुआ मैंगो ट्री से, एप्पल ट्री से, या फिर मैंगो जूस की नदी से, और विष्णुदूतों को पता चल गया, हमें वहीं पे लैंड करेंगे, वहीं पे हमारा एरोप्लेन जो है वो लैंड करेगा। वो बोलेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप एंजॉय करो, हम किसी और भक्त को लेकर आते हैं। ऐसे करके चले जाएंगे, हम वहीं पे रह जाएंगे, एंजॉय करते ही रह जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे निकलेगा। वहां पे भी तो लोग रह रहे हैं, वहां पे भी दोस्त बनेंगे। सब लोग बोलेंगे चल चल शहद, चल चल मैं यहाँ लेके जाता हूँ, चल तेरे को वहां लेके जाता हूँ, ऐसे करके वहीं पे दोस्ती बनेगी, हम वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। ये सारा ज्ञान इसलिए है, योगियों के लिए ज्ञान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योगी जानता है कि अगर एक माउंटेन से उन्होंने शरीर छोड़ा, तो शायद दूसरे माउंटेन पे वो लैंड कर सकता है। दूसरे माउंटेन से शरीर छोड़ा तो हो सकता है तीसरे माउंटेन। और ऐसे कई सारे जाम्बू द्वीप में ढेर सारे माउंटेन की लाइनें लगी हुई है। तो ये लोग कितना भी अपने ब्रह्मरंध्र केंद्र से आत्मा निकालने की प्रैक्टिस करें, अल्टीमेटली ये लोग इधर ही घूमने वाले हैं। और भक्तों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि भक्त विमान में बैठ के जाने वाले हैं। गलती से भी उनको उससे अट्रैक्शन ना हो, पहले ही पता होता है तो आप अट्रैक्ट नहीं होंगे। अचानक से सामने आ गया तो नेचुरली आपकी आंखें ऐसे खुलेंगी जैसे कोई बहुत ही गांव से निकल के आया है और बड़ी बड़ी सिटीज में पहली बार लाइटें देख रहा है। तो कैसे आंखें ऐसे फट के देख लेते हैं सब, वैसे हो जाएगा हमारे लिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा और लास्ट वन, और एक पहाड़ आपने तो मिस कर दिया, और बताओ एंड लास्ट वन। तो वापस सुखदेव गोस्वामी जी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि परीक्षित महाराज इस बार ऐसे लीन फॉरवर्ड होके कहते हैं एंड लास्ट वन, लास्ट माउंटेन, टेल मी अबाउट लास्ट माउंटेन। तो कहते ग्रेट बैनियन ट्री फ्रॉम कुमुद माउंटेन हैज 100 ब्रांचेस। तो कुमुद माउंटेन है, उसके ऊपर एक बड़ा सा बैनियन ट्री है। तो उसके ब्रांचेस है आर मेनी रूट्स फ्रॉम विच मेनी रिवर्स फ्लो। उसके उससे बहुत ज्यादा नदियां बहती है। दे फ्लो टू द नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न साइड मतलब उस साइड जो है, उस साइड फ्लो होती है। पीछे का माउंटेन जो है वो कुमुदा माउंटेन है, ठीक है। ये जो आपको ये दिख रहा है सुमेरु माउंटेन, सुमेरु है, गोल्डन सुमेरु। इसके पीछे का माउंटेन जो है वो कुमुद माउंटेन है। और कुमुद माउंटेन में से के ऊपर है बैनियन ट्री है। तो वहां पे जो रहीवासी है, वो देर provide the inhabitants there with pure sweet water that they have ample supplies of food। तो सिर्फ बैनियन ट्री जिस पहाड़ पे है, सिर्फ वहां पे 8 नदियां बहती है, और वो 8 नदियां किस चीज की है? पूरी प्योर वाटर की है। प्योर वाटर मतलब शुद्ध पानी की है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो पानी यूज करके खेती करते हैं। खेती करने से उनको बहुत ज्यादा शुद्ध खाने को मिलता है, फूड मिलता है, और बहुत खुश रहते हैं। तो वो लोग बैनियन ट्री, कुमुद माउंटेन के आसपास के जितने भी लोग रहने वाले हैं, उनको शुद्ध पानी यूज करके खेती करना पसंद है। उससे जो अनाज उगता है वो खाकर उनकी आयु लंबी हो जाती है और बहुत खुश रहते हैं। एंड वॉट हैपन्स टू दोज हु ड्रिंक दिस वाटर? परीक्षित महाराज ने कहा ये बताओ, जो लोग ये 8 नदियों का पानी पीते हैं, उनका क्या होता है? ये नदियां तो निकल रही है बैनियन ट्री से, बैनियन ट्री के रूट से निकल रही है। तो जो लोग ये पानी पीते हैं उनका क्या होता है? ऐसे करके परीक्षित महाराज ने पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा जो भी ये शुद्ध पानी पी लेता है, उसको कभी रिंकल्स नहीं आती स्किन पे। झुर्रियां नहीं आती उसके स्किन पे। वो प्योर शुद्ध पानी है, निकल रहा है ना, कुमुद माउंटेन है। कुमुद माउंटेन के ऊपर बैनियन ट्री है, और बैनियन ट्री के अंदर से 8 नदियां निकलती है रूट्स के यहाँ से। तो वो 8 नदियों का इतना शुद्ध पानी है कि वो नदी का पानी पीने से आपको कभी झुर्रियां नहीं आती स्किन पर। आपके बाल कभी भी ग्रे कलर के नहीं होते, मतलब सफेद नहीं होते, आपके बाल हमेशा ब्लैक रहते हैं। प्लस उनको कभी थकान महसूस नहीं होती, वो पानी में ही इतनी जादू है कि उनको थकान महसूस नहीं होती। प्लस उनको थकान तो होती नहीं है, लेकिन वो पानी पीने के बाद उनको जो पसीना आता है, गर्मी में जो पसीना आता है, उस पसीने से बदबू नहीं आती। तो वो लोग हमेशा, यू कैन इमेजिन दैट दे नेवर गेट ओल्ड। सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या कहा कि ये वाला पानी पीने से ये लोग कभी भी बूढ़े नहीं होते, कभी बीमार नहीं पड़ते,
और अनटाइमली उनकी डेथ नहीं होती, मतलब इनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती, अनटाइमली इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। गॉट इट? सो दे डोंट सफर फ्रॉम चिली कोल्ड और स्कॉर्चिंग हीट। इनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड भी नहीं लगती, बीमार नहीं पड़ते, बूढ़े नहीं होते। तो एक्सट्रीम ठंड नहीं लगती ना एक्सट्रीम गर्मी लगती है। बहुत खुश रहते हैं बिना किसी एंजाइटी के, जब तक डेथ डेथ नहीं आती तब तक वो बिना एंजाइटी के जीते हैं। एंजाइटी मतलब क्या होती है? आपको बार बार डर लगता है, हाय मुझे बीमारी ना हो जाए, हाय मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, हाय मेरी स्किन खराब ना हो जाए, हाय मुझे ठंड ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, बुखार ना आ जाए, हड्डी ना दर्द कर दे। ऐसे करके बार बार डर लगा रहता है बीमारियों का। तो बिना किसी एंजाइटी के इनको मृत्यु आती है। इतना अच्छा पानी है। आप बताओ, अभी शहद का जूस अच्छा है, मैंगो जूस अच्छा है, एप्पल जूस अच्छा है, या प्योर प्योर वाटर वाला जूस? प्योर वाटर। लंबी आयु चाहिए, लंबी आयु चाहिए। और नेचुरल। माता जी, जब विष्णु भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिया था, तब उनको ब्लेसिंग दिया था कि आप 36,000 साल जियोगे, पर हाँ आपको ओल्ड एज नहीं रहेगा, आप इतना ही एनर्जेटिक फील करोगे लास्ट। हाँ 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 हाँ। सही कहा। कृष्णा ने तो ऑलरेडी हमको वही प्लेनेट में भेजना जहाँ पे भेजा हाइट होगा। कम होती रहे। कृष्णा ने बोला होगा, ध्रुव आज से तू प्योर वाटर पिएगा। तू प्योर वाटर पिएगा और 36,000 साल रूल करेगा। सही कहा आपने। तो ये पानी पीकर बहुत ज्यादा एडवांटेजेस आते हैं। तो सोचो, यहाँ पे साइंटिस्ट पूरी जान लगा रहे हैं, इतने केमिकल्स, इतने मेडिसिन, इतनी ज्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी एडवांस कर रही है। बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो सारी इंडस्ट्रीज को क्रॉस कर देता है। इतना ज्यादा वो लोग कमा रहे हैं। एक 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 गोली बनाते हैं, वेट लॉस की गोली, रिंकल फ्री की गोली, बाल काले करने की गोली। इतनी सारे तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा ने ऑलरेडी ये सब कुछ दे कर रखा है। अब इमेजिन, कृष्णा इज सो क्रिएटिव। कृष्णा ने हमें पनिश करने के लिए यहाँ पे भेजा कि चलो तेरी को इंद्रिय तृप्ति करनी है, चला जा। और यहाँ पे भी कृष्णा ने रॉयल अरेंजमेंट करके रखी है, मतलब ऐसे वैसे अरेंजमेंट नहीं करके रखी है। गोलोक तो है ही सुंदर, लेकिन हमें लगता था कि हाँ भौतिक जगत इतना अच्छा नहीं होता, दुख होता है। ये तो सिर्फ भारतवर्ष में दुख होते हैं। सिर्फ भारतवर्ष में दुख होता है। बाकी सारों में तो स्वर्गवासी एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, अपना बचा हुआ पुण्य एंजॉय करने के लिए नीचे आ रहे हैं और अच्छे से अपना टाइम बिता रहे हैं। सो महाराज परीक्षित ने कहा, दैट इज अमेजिंग। आर देर एनी अदर माउंटेन्स बिसाइड्स माइटी सुमेरु? महाराज परीक्षित फिर कह रहे, दैट इज अमेजिंग, ये पानी पी के कुछ भी नहीं होता। फिर उन्होंने कहा, और कोई माउंटेन है क्या माइटी सुमेरु को छोड़कर, और बाकी चार माउंटेन्स छोड़ के और भी कोई माउंटेन्स है? तो वी हैव आल्सो डिस्कस द 8 माउंटेन्स दैट फॉर्म बाउंड्रीज ऑफ 9 डिविजन्स ऑफ जाम्बूद्वीप। तो कहते कि महाराज प्रियव्रत के रूल के वक्त हमने डिस्कस किया था कि 8 माउंटेन्स है और 9 डिविजन्स है जाम्बूद्वीप के। तो उसके अलावा कुछ है क्या? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते, ओ यस, ओ यस, एकदम एक्सक्लेम किया उन्होंने, ओ यस, देर आर 19 अदर माउंटेन्स। लो कर लो बात, 19। 19 और पहाड़ है। मतलब कृष्णा ने ऐसी जबरदस्त अट्रैक्शन रखी है भूमंडल में कि जीवात्मा वापस जाना चाहे तो भी अटक जाए। सो देर आर 19 अदर माउंटेन्स ब्यूटिफुली अरेंज्ड अराउंड द फुट ऑफ माउंट मेरू। तो ये माउंट मेरू जो है, ये वाला गोल्डन माउंट मेरू है, इसके फुट में 19 और ज्यादा छोटे छोटे माउंटेन्स है। अब ये तो चार हो गए बहुत बड़े साइज वाले माउंटेन्स है। अब ये बड़े साइज वाले माउंटेन से भी छोटे छोटे साइज के, थोड़े से उनके आधे साइज के, ऐसे 19 माउंटेन्स है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से अरेंज किए, मानो जैसे लोटस फ्लावर के बीच में से ऐसे ये निकल आता है ना, फिलामेंट्स निकल आते हैं अंदर से। लोटस फ्लावर देखा है ना आप सबने? उसके अंदर से ऐसे फिलामेंट्स बाहर निकलते हैं, देखा है? देखा है क्या? कृष्ण कमल देखा है किसी ने? कृष्ण कमल, हाँ, वो फ्लावर देखा है, बड़ा वाला कृष्ण कमल आता है? नहीं देखा किसी ने? हाय, देखा है। किसी को लोटस पता ही नहीं है। रुको, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, जी कृष्णा माता कमल जी, नाम का एक बहुत देखा है। अच्छा फ्लावर होता है, हमारे घर में भी था कृष्ण कृष्ण कमल को वाला। देखा है माता जी। कृष्ण कमल कमल तो छो सबको पता है। जी मैं माता इसके जी अंदर देखा का है। वो दिखा रही हूँ। फिलामेंट्स होता है ना माता जी। फिलामेंट्स, हाँ मैं फिलामेंट्स ही दिखाना चाहती हूँ आपको, एक मिनट। हाँ,
आपको। ठीक है। पांडव और द्रौपदी कुछ बोलते हैं। हाँ, सही कहा आपने, वेरी नाइस। तो उसके अंदर के जो फिलामेंट्स होते हैं, हाँ जी, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, ये देखो, अभी ये जो अंदर के ये दिख रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं ये वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाले जो है, और इसके आसपास ये वाले जो है, ये वाले, इन सबको फिलामेंट्स कहेंगे हम। तो ऐसे करके 19 माउंटेन्स जो है जाम्बू द्वीप में, छोटे छोटे, बीच में सेंटर में तो सुमेरु माउंटेन है जो गोल्ड से बना हुआ है, और वो सुमेरु माउंटेन ने अर्थ को कंट्रोल करके रखा है, ठीक है, सेंटर में करके रखा है। अर्थ पूरे पूरे भूमंडल के सेंटर में अर्थ आती है, इसलिए अर्थ बहुत ज्यादा प्रेशियस मानी जाती है। हमारी प्लैनेट अर्थ बहुत ज्यादा प्रेशियस मानी जाती है, बाकी सब आसपास घूम रहे हैं, लेकिन अर्थ हमारी पृथ्वी माता जो है सेंटर में, यहाँ पे सेंटर से फिर यहाँ 4 माउंटेन्स है, 1 2 3 4, और उसके बीच में छोटी छोटी साइज में 19 माउंटेन्स आते हैं लोटस फ्लावर के फिलामेंट्स की तरह। इमेजिन कर पा रहे हो सब, हो रहा है? हाँ माता जी। हाँ, तो ये 19 माउंटेन्स है फिलामेंट्स की तरह, बहुत ही इक्वल डिस्टेंस पे बहुत अच्छे से कृष्णा ने उनको डेकोरेट करके रखा है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई भी माउंटेन फेंका हुआ है, ऐसा नहीं किया है, बहुत इक्वल डिस्टेंस से ऐसे ऐसे करके। तो शुरुआत में हमने लेक्स डिस्कस किए थे ना, 4 माउंटेन्स के बीच में लेक्स आते हैं, एक लेक शुद्ध पानी वाला, एक शुगर केन जूस वाला वगैरह। तो वहां पे आसपास 19 माउंटेन्स करके खड़े करके रखे हैं कृष्णा ने। एंड देन देर आर 8 अदर, और सुमेरु पर्वत के आसपास और बड़े बड़े 8 माउंटेन्स है, ये 4 माउंटेन्स से भी और 8 माउंटेन्स वहां पे बड़े बड़े 19 माउंटेन्स के साथ खड़े करके कृष्णा ने रखे। अभी इन द मिडल ऑफ माउंट सुमेरु इज द सिटी ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। अभी सुमेरु का जो माउंटेन है, सुमेरु पर्वत है, उसके मिडल में टॉप पे ऊपर जाओ तो वहां पे क्या है, ब्रह्मा जी की ब्रह्मपुरी है, ब्रह्म नगरी भी कहते हैं और ब्रह्मपुरी भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी रहते कहाँ है, हमारे भूमंडल का जो सेंटर है, सेंटर में सुमेरु पर्वत है बड़ा सा गोल्डन, उस गोल्डन पर्वत के ऊपर एक गोल्डन लोटस है। गोल्डन लोटस है जो 80 मिलियन, 80 मिलियन मतलब कितना हुआ, 80 मिलियन मतलब 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ किलोमीटर जितना चौड़ा, 8 करोड़ किलोमीटर जितना चौड़ा लोटस फ्लावर है, गोल्ड से बना हुआ। वो पूरी ब्रह्मनगरी है, ब्रह्मपुरी है, और वो ब्रह्मा जी का घर है। अब इमेजिन करो, अभी आपका अट्रैक्शन कभी होगा पेंट हाउस से 4 BHK विला, 5 BHK विला, फार्म हाउस चाहिए, लंदन में घर चाहिए, दुबई में घर चाहिए, किसको अट्रैक्शन होगा? ब्रह्मा जी का घर देखो। 8 करोड़, इतना बड़ा फैला हुआ गोल्ड का लोटस है, उसके ऊपर सेंटर में ब्रह्मा जी बैठे हैं, और ब्रह्मा जी के आसपास उस 8 करोड़ प्रॉपर्टी में जितना भी 8 करोड़ किलोमीटर वाली ऐसे गोल्डन का फ्लावर है, ठीक है, ऐसी नहीं है, पूरा घर ही गोल्ड का बना हुआ है ब्रह्मा जी का। और वहां पे 8 डेमिगॉड्स रहते हैं, इंद्र भगवान भी वहीं पे रहते हैं, ब्रह्मनगरी में ही रहते हैं, इंद्र देवता जो है, और 8 देवी देवता है, वायु हो गए, वरुण देवता हो गए। तो ये सारे देवी देवता जो है, प्राइम प्राइम देवता जो है, वो सारे ब्रह्मा जी के साथ आसपास उनके छोटे छोटे घर बने हुए हैं। मतलब ब्रह्मा जी का तो बड़ा है, वो सेंटर में है, और बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह उनका अपना अपना बंगला बना हुआ है ब्रह्म नगरी में, उनका भी सोने का है। तो इमेजिन इतना बड़ा है। तो ईच ऑफ इट्स 4 साइड्स इज 10 मिलियन योजनास इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बना हुआ है। सराउंडिंग ब्रह्मपुरी आर 8 रेसिडेंसेस ऑफ 8 गवर्नर्स ऑफ प्लानिटरी सिस्टम। तो ब्रह्मनगरी में 8 गवर्नर्स है जिनके 8 घर बने हुए हैं, बिगिनिंग विथ किंग इंद्र। तो द अबोर्ड्स आर 1/4 द साइज ऑफ ब्रह्मपुरी बट सिमिलर इन ऑपुलेंस। उनके जो घर हैं वो 1/4 साइज ही ब्रह्मपुरी का कवर करते हैं। मतलब ब्रह्मपुरी ऐसे बहुत बड़ी होगी, तो जैसे पिज्जा का 1/4 होता है, ऐसे आप कट करो 1/4, तो ऐसे 1/4 एरिया में ही 8 डेमिगॉड्स को जितना घर दिया गया है, जगह दी गई है, तो वो जगह सिर्फ 1/4 एरिया में है, बाकी सारे एरिया में ब्रह्मा जी का ही घर है पूरी तरह। ब्रह्मा जी, सोचो हमारे ब्रह्मा जी कितने रिच है। सो दीज अबाउट, हाँ हाँ, अपॉइंटमेंट है, ब्रह्मा जी इज एन अपॉइंटमेंट। तो परीक्षित महाराज गास्ट
परीक्षित महाराज गास्प्ड। परीक्षित महाराज बोले ऐसे। ही गास्प्ड, मतलब उनको समझ नहीं आया कि वो इतना बड़ा लोटस फ्लावर इमेजिन कैसे करे। एक तो सुमेरु पर्वत इतना बड़ा, जाम्बू द्वीप जितनी हाइट है उसकी, जाम्बू द्वीप खुद 88,000 ऐसे योजनाज वाला लंबा भरा पड़ा है, और उस उतना ही लंबा सुमेरु पर्वत उतना ऊपर ब्रह्मा जी का लोटस फ्लावर है वो इतना लंबा फैला हुआ है। सो महापरीक्षित महाराज ऐसे, हाउ फैंटास्टिकली ऑल दिस इज साउंडिंग। उन्होंने कहा कितना फैंटास्टिक है भूमंडल। येट ही हैड फेथ that descriptions of Puranas and Vedas perceived by extraordinary souls was indeed real। फिर भी उनको भरोसा था कि जो भी वेद शास्त्रों में बताया गया है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है। ठीक है, मैं आपके साथ और एक ये शेयर करती हूँ डायग्राम, रुको। आ, इसको फुल स्क्रीन कैसे करता है पीडीएफ को? I don't know how to- हम्म, चलो ठीक है, ऐसे करता है। हाँ, मैं आपको एक एक ना डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जितना आप देखोगे जितना समझता है। देखो, बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत करना अपने दिमाग को, वैसे भी ब्रेन में जाने वाली बात है नहीं, हृदय में जाने वाली बात है। तो सब कुछ कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, कि कृष्णा ने कैसे कैसे करके रखा है। अगर नहीं समझ में आ गया तो भी कृष्णा को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना कि कृष्णा कैसे कर रहे हो आप, हमारे तो पल्ले भी नहीं पड़ रहा है। इसलिए भी खुश रहना कि कृष्णा आपने कैसे किया, हमारे पल्ले नहीं पड़ता। नहीं पड़ा तो और भी अच्छी बात है, कृष्णा यू आर सुप्रीमली टैलेंटेड, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया तो हृदय में कृष्णा के लिए और ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, और लगेगा कृष्णा, हाय इतने अच्छे कृष्णा के हम भक्त है, इतने मैग्नानिमस कृष्णा, इतने इंटेलिजेंट कृष्णा, उनके हम भक्त है, और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सो समझ में आए ना आए, बस सुनो। सुनो, हृदय में जितना जाता है जाने दो, बाकी छलक के बाहर गिरता है गिरने दो, टेंशन ना लो, बस जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, तो अभी ये वाली डायग्राम है, इसको देखना। नीचे गर्भोदक ओशन है, ठीक है? गर्भोदक ओशन में ये वाली जो डिस्क है ये हमारा भूमंडल है। ठीक है, भूमंडल में ये सेंटर में जाम्बू द्वीप आता है। तो हमने अभी तक सिर्फ जाम्बू द्वीप ही डिस्कस किया है, और रेड जाम्बू द्वीप के आगे पीछे और कुछ डिस्कस नहीं किया है, हम अभी करेंगे लेकिन। तो जाम्बू द्वीप का ये जो डिस्क है, अब डिस्क समझ में आ गई आपको कैसे दिखती है? तो ये भूर डिस्क है, ओम भूर भुवः स्वः। अभी तक तो हमने सिर्फ भूर को टच किया है, हमने बाकी डिस्क टच ही नहीं किए। बाकी डिस्क मतलब क्या? ऊपर का जो जनलोक है, तपोलोक है, सत्यलोक है, ये सारे डिस्क्स होते हैं। समझ में आ रहा है? अतल वितल सुतल तलातल पाताल, ये सारी डिशेस है, एक के ऊपर एक, ऊपर 60 डिशेस, नीचे 60 डिशेस, बीच का हमारा जो भूमंडल है उसका एक डिश हमने अभी तक डिस्क्राइब किया है। एवरीबडी विथ मी? डिश का हमने सिर्फ सेंटर डिस्कस किया है, जाम्बूद्वीप, वैसे बहुत बड़ा यूनिवर्स है। ये डायग्राम समझ में आ गई किसी को, या डाउट हो रहा है? हाँ माता जी समझ गई। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको और ज्यादा अलग से, आ, ये मैंने अलग से डायग्राम भी निकाल के रखी थी, हाँ। हम्म, ये देखो, ये है गर्भोदक क्वेश्चन, ये 7 लाइन दिख रही है ना, ये अतल वितल सुतल तलातल पाताल है, ये वाला हमारा एरिया है, यहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, इसका सेंटर जो है यहाँ पे हम लोग रहते हैं। अभी इसके ऊपर, हमारे ऊपर देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, पितृलोक आ रहा है, महरलोक आ रहा है, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक है। तो ये सत्यलोक टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे इमेजिन करना है जैसे कि मल्टीपल लेयर्स वाला केक होता है। केक के केक की डिशेस कैसी एक के ऊपर एक रखी होती है, वैसे इस डिश के ऊपर महरलोक की डिश है, जनलोक की डिश है, तपोलोक की डिश है, सत्यलोक की डिश है, और नीचे भी अतल वितल सुतातल, सारी ये डिशेस है। सेंटर से एक लाइन जाती है, और वो लाइन कहाँ से एंटर करके जाती है? हमारे भूमंडल से एंटर करके जाती है। तो देखा जाए तो ऊपर से नीचे तक का सेंटर भी पृथ्वी माता है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उसका भी सेंटर पृथ्वी माता है, यहां से डायगोनली भी अपर लाइन ड्रॉ करोगे तो भी सेंटर पृथ्वी माता है, ऐसे। तो इसलिए हमारा ब्रह्मांड परफेक्टली सिमेट्रिकल है। जो कृष्णा ने क्रिएट किया है वो सिमेट्रिकल है,
सिर्फ हम लोग जीवात्माएं ही इम्परफेक्ट है, बाकी कृष्णा ने जो क्रिएट किया है वो सारा परफेक्ट है। इजी समझ आई बात? अब मैं माता जी सेंटर में सुमेरु पर्वत है हाँ, ना? सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत के सेंटर के यहाँ से उसने हमारी अर्थ को पूरी तरह ये करके रखा है, स्थित करके रखा है। वी आर एट द सेंटर ऑफ सुमेरु पर्वत जहां से निकल रहा है उसके नीचे हम्म। ये नहीं आता क्या, भारतवर्ष आता है ना? हाँ, हाँ तो अभी मैं इलावत वर्ष के हाँ नीचे। जी हाँ जी हाँ जी, अब मैं आपको और एक डायग्राम दिखाती हूँ। मैं अभी साइड व्यू दिखाऊंगी आपको, ठीक है? भूमंडल का। Resemble the vertical length of the island Jamudi. Okay, fine. So I'll show you another diagram. हाँ, all right. So this is the side view. Okay, ये दिख रहा है साइड से लोटस कैसे दिखता है हमारा भूमंडल का। डिश कैसे, आपको एक डिश समझनी है, आपको एक बार भूमंडल समझ में आ गया ना, आपको बाकी सारे 14 लोग समझ में आ जाएंगे। आपको बस अपना अपना लोग समझ लेते हैं, फिर इसी का रेप्लिका ऊपर नीचे हर जगह रेप्लिका बनाया है ब्रह्मा जी ने, ठीक है? तो ये वाला जो ब्राउन कलर का लोटस दिख रहा है क्या, नीचे का ब्राउन, ये साइड व्यू है देखो। ये एक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके 7 पेटल्स के लेयर्स है। तो सबसे सेंटर में ब्राउन कलर है, ये जाम्बू द्वीप है। साइड से ऐसे दिखता है, लैटरल व्यू है ब्रह्मांड का। गॉट इट? दिख गया? यस माता जी। यस बोलते रहना, मुझे समझ में नहीं आएगा नहीं तो आप क्या समझ रहे हो, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू ये वाली तो डायग्राम हो गई है, भूमंडल लाइक लोटस फ्लावर, इट हैज 7 आइलैंड्स। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं ये वाले इसके यहाँ पर। ये कल मैंने डायग्राम दिखाई है आपको, आई विल रिवाइज इट वंस अगेन। यस माता जी, जस्ट अ मिनट, कहाँ गई? ये वाले नहीं, सुमेरु पर्वत की भारतवर्ष वाली। ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो ये वाली है डायग्राम, ये देखो, यहाँ पे भारतवर्ष है, केतुमल वर्ष, भद्रश्वा वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, माउंट मेरू। माउंट मेरू दिख गया माता जी, समझ में आ गया माउंट मेरू? हाँ माता जी। माउंट मेरू के यहाँ पे भारतवर्ष नीचे आता है, और यहाँ पर ऊपर पे दूसरा एक वर्ष आता है, भद्रश्वा वर्ष, केतुमाला वर्ष, और नीचे उत्तर करु वर्ष, ठीक है? सो जाम्बू द्वीप इज इन द मिडल ऑफ द वोल। इन जाम्बू द्वीप देर इज अ माउंटेन नोन एज सुमेरु। गॉट इट? नाउ अर्थ एज अ कॉस्मिक पेटल। माता जी मेरू और सुमेरु एक ही है? सेम ही है, सुमेरु को ही मेरू कहते हैं। और ये वही है क्या जो पार्वती देवी के पिता है मेरू पर्वत? हाँ जी, सच कहा आपने, वही ये है? वही है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल अच्छा। 100% करेक्ट। मैं अभी और एक डायग्राम ये करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, अब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम्म, हाँ, अभी ये वाला भूमंडल, ठीक है? मेरू पर्वत, ये मेरू पर्वत है। यहाँ पे देखो, अवतरण ब्रिटेन, फिर सुवर्णिया ये है, फिर मंदरा है, मंदरा माउंटेन है, भद्रश्वा माउंटेन है, महालंका है, भारतवर्ष है, और इंडिया है, एंड देन यहाँ पे हरिना है। हम अंदर अंदर जाते जा रहे हैं जाम्बू द्वीप के। तो ये जाम्बू द्वीप लोटस है, उसके अंदर ये डिटेल में ऐसे दिखता है। तो ये 19 जो हमने माउंटेन्स डिस्कस किए थे, सुमेरु पर्वत के पास 19 माउंटेन्स है, बड़े बड़े 4 माउंटेन्स है, उसके बाद 19 माउंटेन्स है, तो ये सारे दिख गए। आ रही है बात समझ में? ठीक है माता जी। ओके, नाउ आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये वाला आपको समझ में आएगा, ये रेप्लिका कैसे है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, ठीक है? ब्रह्मा जी ने क्या देखा था ये मैं आपको दिखाती हूँ। जब कृष्णा ने ब्रह्मा जी को अपना विराट रूप दिखाया था, तो हुआ क्या था कि ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि कैसे क्रिएट करूं, कैसे क्रिएट करूं। कृष्णा मुझे बोल रहे हैं ये क्रिएट करो, लेकिन मैं करूं क्या एग्जैक्टली, कैसे क्रिएट करूं, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो ब्रह्मा जी को कृष्णा ने दर्शन दिया विराट रूप का।
अब ये जो विराट रूप है ये अलग ही विराट रूप है, मैं आपको दिखाती हूँ। कृष्णा ने सारा दर्शन दिया, 3 तरीके के दर्शन दिए थे। ये मैं आपको दिखाती हूँ कृष्णा ने क्या दिखाया था। ये फर्स्ट कैंटो में हमने कवर अप किया है, रिवीजन चल रही है, ठीक है। सो ब्रह्मा जी को कृष्णा ने ये दर्शन दिए। कृष्णा ने कहा कि देखो, जब ब्रह्मा जी कंफ्यूज थे तो 1,000 साल, 1,000 सेलिशियल ईयर्स उन्होंने तपस्या करी। 1,000 सेलिशियल तपस्या करने के बाद उनको दिख गया कि ये मेरे भगवान है, ये उनकी राधा रानी है, और ये लोटस है। हमारा गोलोक जो है वो लोटस शेप में आता है। कृष्णा की लाइट जो है वो लोटस शेप के गोलोक में पड़ती है। तो गोलोक सिर्फ लोटस ऐसे प्रैक्टिकली पेटल्स नहीं है, लेकिन पेटल्स के शेप में ढेर सारे गोलोक में बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह पे आती है, प्लैनेट्स आती है जहाँ पे लीला स्थली होती है कृष्णा की, राधा रानी की, कृष्णा के फैमिली की, फ्रेंड्स की। तो ये गोलोक जो है ये बहुत बड़ा है। कृष्णा की लाइट गोल लोटस पे पड़ती है। लोटस की लाइट जो बाहर रिफ्लेक्ट होती है उसको कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। और इस ब्रह्म ज्योति में अनंत वैकुंठ लोक है। तो वैकुंठ लोक मतलब कोई एक प्लैनेट नहीं है। वैकुंठ लोक, लोक का नाम ही है कि सोसाइटी है। लोक मतलब सोसाइटी। सोसाइटी में मल्टीपल प्लैनेट्स है, ब्रह्मांड है। ये देखिए, दिख रहे हैं येलो येलो सारे सबको? ये सारे येलो येलो सर्कल्स दिख रहे हैं क्या? यस यस माता माता जी। जी। तो यस ब्रह्मा माता जी जी। को ये दर्शन हुआ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ढेर सारे प्लैनेट्स हैं। ढेर सारे प्लैनेट्स में हर प्लैनेट का एक कोई रूलर है, और वो सारे भगवान के इनकारनेशन है, भगवान के अवतार ही है, जो हर प्लैनेट को, स्पिरिचुअल प्लैनेट को हैंडल कर रहे हैं। और ये सारे ऐसे फ्लोट कर रहे हैं आकाश में मानो जैसे बॉल्स है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो आइलैंड्स है, जैसे नदी में, जैसे समंदर में जैसे आइलैंड फ्लोट करता है, ऐसे लगता है जैसे आइलैंड है, टापू है, द्वीप है। वैसे ये सारे जो वैकुंठ है, ऐसे लग रहा है कि भगवान की ज्योति में फ्लोट कर रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी को आइडिया आई कि मैं अपना घर ऐसे लोटस की तरह बनाऊंगा, और नीचे सारे प्लैनेट्स को मैं ऐसे फ्लोट कराऊंगा, और इनको मैं बोलूंगा द्वीप। मैं इनका नाम रखूंगा द्वीप। ऐसे करके ढेर सारे द्वीप बनाए ब्रह्मा जी ने फिर अंदर। और ब्रह्मा जी को जब भगवान ने ये वाला दर्शन दिया, तो सेम टाइम ये वाला भी दर्शन दे रहे थे भगवान जी। तो ये वाला दर्शन दिया, तब उनको पता चला कि मैं आया कहाँ से हूँ। तब उनको पता चला, ओ ये महाविष्णु लेटे हुए हैं, ओ महाविष्णु के अंदर से ढेर सारे भौतिक जगत निकलने वाले हैं, ये निकल गए हैं। मैं एक में से, उसके अंदर भगवान आके यहाँ पे लेटे हुए दिख रहा है क्या? मुश्किल तो नहीं जा रहा? मुझे तो सब समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है या नहीं पता नहीं मुझे, आ बताना रहा मुझे समझ आ रहा है या नहीं सबको। तो ये उनको ये दर्शन हुआ, तो उनको दिख गया कि एक बड़े भगवान है, ये महाविष्णु लेटे हुए हैं महत तत्व में। उनके यहाँ से ढेर सारे अंदर काले काले महत तत्व में बड़े सारे गोल गोल ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो मेरे जैसे कई सारे ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, अभी पैरेलली जन्मे हुए हैं। हम सब लोग कट्टे कट्टे जन्मे हुए हैं। मैं इस गर्भोदाक्षय विष्णु के नाभि से निकला हुआ हूँ, और मैं यहाँ पे हूँ। जब उनको ये समझ में आ गया, उनको क्लैरिटी आ गई कि उन्होंने अगर बनाना है तो बस ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रेप्लिका बनाना है, इसको बस उन्होंने कॉपी करना है। ये ब्रह्मा जी को क्लैरिटी आ गई फर्स्ट सेकंड कैंटो में। तो अभी समझ में आया ब्रह्म ज्योति क्या होती है। ये सारी यस जो ये लोटस में से लाइट निकल रही है, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो सारे योगी जो होते हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र से सिर्फ मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति 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 मुक्ति, तो मुक्ति वाले सारे इस ब्रह्म ज्योति में आके स्थित हो जाते हैं। जो श्री राम जी के भक्त है, भगवान के इनकारनेशन, भगवान के जो इसकी भक्ति करते हैं, भगवान के जो अवतार है उसकी भक्ति करते हैं, जैसे गुरुवायूर हो गए, श्री राम जी हो गए, विष्णु भगवान हो गए, बालाजी हो गए, ऐसे करके भगवान के अवतारों का जो पूजा करते हैं, तो वो लोग कहाँ पे जाते हैं? वैकुंठ लोकों में जाकर उनके उनके भगवान की सेवा करते हैं। और ये वाला गोलोक में कौन जाता है? जिसका शुद्ध प्रेम होता है कृष्णा से बहुत ज्यादा, जो अवधूता स्टेज पर जाकर पहुंच जाते हैं। अवधूता स्टेज मतलब कृष्ण में तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती, मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सेपरेशन हो रहा है भगवान आपके बिना, तो यहाँ पे सांस भी नहीं ली जा सकती। जहां पे भी जाओ क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, नॉजिया फील होता है, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है कृष्णा, अभी आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये वाला जो अवधूता स्टेज आता है, तो वो लोग कहा जाते हैं यहाँ गोलोक में कृष्ण के साथ जाकर लीला मनाते हैं। अब आई इस बात समझ में?
यस माता जी। अब आपको पता चलेगा कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट हुआ है इसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसलिए हमारे मटेरियल वर्ल्ड में कहते हैं कि फिजिक्स का लॉ है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नीदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट मैनिपुलेटेड। वैसे कुछ भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब परफेक्ट ब्रह्मांड में आप और कुछ सुधारने के लिए जाते हो, और कैसे सुधारोगे? ऑलरेडी ब्रह्मांड परफेक्ट है। परफेक्ट ब्रह्मांड में आप और क्या सुधारोगे? इसलिए हम इससे बेहतर और कुछ कर नहीं सकते। एंड दैट इज द रीजन कि हमारे अंदर का जितना भी हमें लगता है कि हम दान धर्म कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, हम यहाँ से वहां उछल के जा रहे हैं, इस प्लैनेट से उस प्लैनेट पे जा रहे हैं, इतने पढ़ाई कर रहे हैं, इतना ज्ञान है, ये सब कुछ बहुत छोटा है एज कंपेयर टू जो ये भूमंडल है। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे कई सारे डायग्राम्स बचे हैं। नहीं ना, टाइम चला गया। ठीक है क्या टाइम है आपके पास? थोड़ा सा एक दो डायग्राम कर, है माता जी, है एक माता दो माता जी। डायग्राम कर ले। नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं नहीं नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। ये वाला कर लेता है, ठीक है। एक डायग्राम कल मैंने माता जी को दिखाया था, आप सब लोग लॉग आउट हो गए थे, तो मैंने बस आपको दिखाना था डायग्राम, वो आज मैं वापस दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, अभी ये आपको ये ब्रह्मांड है ना, हमारा महतत्व काला काला है, ठीक है, पूरा काला काला है। तो ये 1 नंबर का जो ब्रह्म है वो है आउटर शेल। हमारा जो ब्रह्मांड है, जैसे अंडा होता है ना, अंडे के ऊपर का कड़क कड़क ये होता है, एक शेल होता है, वैसे ये 1 नंबर का जो है ये आउटर शेल है। नीचे का ब्लू कलर में जो दिख रहा है नीले रंग में, ये गार्बोदक ओशन है, गार्बोदक समंदर है, जिसमें हमारे गार्बोदय विष्णु लेटे हुए हैं, ठीक है। अब ये लोटस शेप में जो ऐसे दिख रहा है, ये लोटस के पेटल्स की तरह, कमल के पेटल्स की तरह ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से जो शुरू होता है, ये सारे भूमंडल शुरू हो जाते हैं। तो नीचे जो है 7 आइलैंड्स द्वीप है, तो नीचे 5 नंबर पे ये देखो ग्रीनिश कलर में जो है, ऊपर से आप देखोगे ना तो ऐसे दिखता है ब्रह्मांड। ये ग्रीन कलर का जो है, ये अभी हमने भूमंडल, सुमेरु पर्वत, 4 पर्वत, मैंगो ट्री, रोज ट्री, सब कुछ जो भी हमने डिस्कस किया, कदम्बा ट्री, जाम्बू ट्री, ये सब यहाँ पे ग्रीनिश एरिया में होता है ये सारा। तो बहुत छोटा एरिया है हमारा, ऐसे कोई बहुत बड़े एरिया में हम रह नहीं रहे, हमसे भी बहुत बड़ा ब्रह्मांड यहाँ पे है जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा टॉप व्यू है। अगर ऊपर से देखोगे ब्रह्मांड तो ऐसे दिखता है, ऊपर से पूरा अंधेरा अंधेरा दिखता है। एक ऐसी ऑर्बिट दिखती है जिसमें नदी, गर्भोदक ओशन दिखता है। और फिर सेंटर में क्या दिखता है? अरे सेंटर में जाको ऊपर से देखो तो सुमेरु पर्वत दिख जाता है, भूमंडल दिख जाता है, और फिर पृथ्वी माता दिख जाती है, ठीक है। साइड व्यू ऐसे दिखता है, गर्भोदक ओशन है, उसके ऊपर ये पूरा ऐसे पूरा भूमंडल हमारा फ्लोट हो रहा है। ये समझ में आ गया? ठीक माता जी। यस। ओके, ओके। ठीक है, वेरी गुड। अभी 7 आइलैंड्स है। अभी परीक्षित महाराज का ओरिजिनल क्वेश्चन कि आप मुझे बताओ कि ये आइलैंड्स में कैसे डिवाइड किया इन्होंने। तो आइलैंड्स में जो डिवाइड किया हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। 7 आइलैंड्स, सप्तद्वीप। तो ये वाला जो है, ये देखो अभी दिख रहा है, अभी आपको आइडिया आ गई है ना? हाँ तो माता जी। प्रियव्रत महाराज ने डिवाइड किया पूरा भूमंडल 7 सेक्शंस में। तो 7 सेक्शंस में आपको बताती हूँ। ये डार्क ग्रीन कलर का जो है वो जाम्बू द्वीप है, उसके आसपास क्या आता है? खारे पानी का समंदर आता है। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर खारा पानी मिलता है ना समंदर का, हाँ। है ना? तो पृथ्वी इज सराउंडेड बाय सॉल्ट वाटर ओशन। तो ये सॉल्ट वाटर जो है ये जाम्बू द्वीप को आसपास से घिरा हुआ है। हमारी पृथ्वी पे थोड़ा थोड़ा उसका पार्ट आकर स्थित है, लेकिन आइडियली देखा जाए तो पूरे जाम्बू द्वीप के आसपास सिर्फ खारा पानी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप, अब जैसे ही द्वीप बोलेंगे ना, तो इस द्वीप की साइज देखो, देखो जाम्बू द्वीप की साइज देखो, 1 लाख योजनाज है। तो 1 लाख को 9,000 से मल्टीप्लाई करके कर लो, उतने किलोमीटर तक जाम्बू द्वीप है। तो हम योजनाज में काउंट करेंगे। फिर प्लक्षद्वीप, प्लक्षद्वीप मतलब दूसरी एक डिश है, ठीक है। तो उस डिश में ही एक अलग लेयर आती है, वो 2 लाख योजनाज वाला है, और उसके साइड में शुगर ओशन आता है, चीनी के पानी वाला ओशन, शुगर ओशन आता है। फिर आता है शालमली द्वीप,
उसके साइड में सारा कौन सा है, पूरा सर्कल बना हुआ है लिक्कर ओशन का। जो क्या पीते हैं ये, सोमरस पीते हैं स्वर्गवासी। तो स्वर्गलोक वाले लिक्कर ओशन पीते हैं। शुगर ओशन प्लक्षद्वीप पे कौन से प्लैनेट्स है, हमारे पितृलोक वाले प्लैनेट्स है सारे। आई बात समझ में? पितृलोक हाँ। वालों का सारा पितृलोक जहाँ पे रहते हैं तो उनके पास ओशन जो होता है वो मीठे पानी का होता है, शुगर ओशन। फिर उसके ऊपर आता है शालमली द्वीप। यहाँ पे सारे स्वर्ग के प्लैनेट्स है, ये येलो बेल्ट जो है, यहाँ पे ढेर सारे प्लैनेट्स है। यहाँ पे स्वर्ग में रहने वाले लोग जो बहुत पुण्य करते हैं, इनकी प्रमोशन येलो बेल्ट तक हो जाती है। उनके आसपास सोमरस वाला समंदर होता है। इसका मतलब क्या, कि ये सारा येलो बेल्ट है, इसमें 7 लैंड फॉर्म्स में डिवाइड किया होगा और 7 रिवर्स बह रही होंगी। तो 7 रिवर्स के आसपास, 7 रिवर्स जाके मिलती है तो कहाँ मिलती है, लिक्कर ओशन में जाके मिल जाती है। गॉट इट? ये जो ऑरेंज बेल्ट है, यहाँ पे अनगिनत प्लैनेट्स है, और वो प्लैनेट्स, यहाँ की जमीन डिवाइडेड है 7 भागों में, और 7 नदियां इस ऑरेंज बेल्ट में भी, प्लक्षद्वीप में भी होती है। और यहाँ की नदियां जाकर मिलती है सागर ओशन में। अंडरस्टूड? ठीक। तो अभी ये 7 बेल्ट्स जो है ये राजा प्रियव्रत के बेटे हैंडल कर रहे हैं, जितना भी कलर्ड बेल्ट है। ये देखो, ये वाला कलर्ड बेल्ट है मस्टर्ड कलर्ड में, ये ग्रीन है, ये पिंक है, ये रेड है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, और ये ग्रीन है। तो ये 7 बेटे हैं राजा प्रियव्रत के। राजा प्रियव्रत रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि बड़े बेटे को कि एक काम कर, तू पुष्कर द्वीप संभाल ले। दूसरे बेटे को बोला तू शकद्वीप संभाल ले। तीसरे को बोला तू क्रौंच द्वीप संभाल ले। चौथे को बोला कुश द्वीप संभाल ले। पांचवे को बोला शालमली संभाल ले। लक्ष्य और जाम्बू जाम्बू द्वीप, ऐसे करके 7 बेटों को डिवाइड करके दे दिया। अब ये 7 बेटे भी राज्य कर करके थक गए, उनको चाहिए था कि वो भी रिटायर हो जाए और कृष्णा की भक्ति करे। तो उनके 7 बेटे थे। अब उनके 7 बेटों को राज्य करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना ही राज्य को 7 लैंड फॉर्म्स में डिवाइड किया, इसलिए ये हर एक बेल्ट 7 भागों में विभाजित है, लैंड फॉर्म्स में। लैंड फॉर्म्स मतलब जमीनें, 7 7 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज। जैसे किसी के पास 7 एकड़ जमीन है तो 7 बेटों को 1-1 एकड़ दी जाती है, वैसे ही जितनी भी प्लैनेट्स है उसको 7 भागों में डिवाइड करके 7 बेटों को रूल करने के लिए दिया। तो अभी अभी जो रूल कर रहे हैं महाराज प्रियव्रत के पोते, महाराज प्रियव्रत के हर बेटे के 7-7 बेटे, ऐसे करके 49 पोते जो है वो ये सारे हर द्वीप में 7 अपने अपने राज्य को रूल कर रहे हैं। अब समझ में आया कैसे रूल होता है? ठीक मत। ठीक है। तो ये ठीक। कुश द्वीप है, उसके पास घी ओशन है। क्रंच द्वीप है, वहां पे मिल्क ओशन है, दूध का ओशन है। शक द्वीप है, उसके पास दही का ओशन है। पुष्कर द्वीप है, उसके पास फ्रेश वाटर ओशन है। अतः ये जो जितने भी ओशन है ना, ये कौन है, विरजा नदी के बेटे हैं। विरजा नदी की स्टोरी सबको पता है ना? हाँ माता जी। पता है ना? आपको कनेक्ट हो रहा है क्या, कैसे वैसे समझ में आ रहा है? मैं आपको और भी अच्छे से और अच्छे डायग्राम्स दिखाऊंगी कल, और भी अच्छे से आपको 3D में समझ में आएगा। लेकिन एज अभी के लिए आप ये सारे जो डिश है, समझ में आ गई डिश कैसे होती है? ऐसे 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 ऊपर जा रही है डिश। माता जी, ये हम्म। सब समझ में आया, लेकिन विरजा नदी में, नदी के बारे में मुझे स्टोरी। पता, मैं हाँ। नहीं, उस वक्त मैं नहीं थी यहाँ। ओ, विरजा नदी की स्टोरी है। कृष्णा गए थे विरजा के पास, राधा रानी को बड़ा गुस्सा आ गया कि कैसे कृष्णा मुझे छोड़ के चले गए। फिर राधा रानी चेक करने गई तो विरजा नदी में कन्वर्ट हो गई। विरजा नदी में कन्वर्ट हो गई और गोलोक को सराउंडिंग ऐसे बहने लग गई। तो विरजा नदी सराउंडिंग में घूमने लग गई। तो राधा रानी आई, कृष्णा वहां से गायब हो गए। वापस फिर कृष्णा विरजा से मिले तो विरजा ने वापस अपना रूप ले लिया। तो विरजा और यंग दिखने लगी और सुंदर दिखने लगी। फिर कृष्णा ने वहां पे उससे पहले ही कृष्णा ने 7 बेटे कर लिए थे विरजा के साथ। तो राधा रानी से दूर जाकर 7 बेटे हो गए थे विरजा के साथ कृष्णा को। वो 7 बेटे आपस में लड़ाई करने लग गए। तो छोटा बेटा रोते रोते विरजा के पास आया। उन्होंने बोला, माँ माँ देखो, बड़े भाई ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। तो विरजा कृष्णा के साथ गप्पे लड़ा रही थी, और थोड़ी देर के लिए छोटे बेटे को, अरे कोई बात नहीं, जाओ जाओ खेलो, ऐसे बोला। इतने में कृष्णा को तो वैसे भी बड़े पॉजिटिव है कृष्णा, कृष्णा को पसंद ही नहीं आता कि
मेरा ध्यान छोड़कर आप किसी और को देखो। एक्चुअली कृष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं आता ये। तो जैसे ही विरजा ने ऐसे देखा छोटे बेटे को, उतने में कृष्णा गायब हो गए, चले गए राधा रानी के पास। तो विरजा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैं अपने स्वामी की सेवा कर रही थी और तुम्हारे वजह से चले गए मेरे स्वामी। तो उन्होंने सातों बेटों को श्राप दे दिया कि आप सात समंदर बनोगे, भौतिक जगत में जाके सात समंदर बनोगे। आप आपस में कभी मिल नहीं पाओगे एक दूसरे से। इतना लड़ाई करने का शौक है ना, करो लड़ाई। अब इतने दूर रहो कि चाहकर भी मिल नहीं पाओगे, लड़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सात समंदर बीच बीच के द्वीपों से डिवाइडेड है। द्वीप मतलब समझना है, आकाश है, आकाश में ढेर सारे प्लैनेट्स फ्लोट हो रहे हैं, ऐसे इमेजिन करना है द्वीप को, ठीक है। तो हर द्वीप के बाद एक समंदर आता है, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा लंबा लंबा एरिया के बाद आता है। और वो सात भाई एक दूसरे को मिल नहीं पाते, क्योंकि उनको झगड़ा करने की टेंडेंसी है। वैकुंठ में रहकर झगड़ा करेंगे तो उनको तो वैकुंठ में रहने नहीं देगी माँ। तो माँ ने नीचे भेज दिया। फिर वो समंदर नीचे सात खारे समंदर, कोई मीठा समंदर बन के आ गया, कोई दही का समंदर बनकर आ गया, ऐसे करके आ गई है। ठीक है। ठीक है माता जी, यस। ऑलराइट। अगर नहीं समझ में आया है किसी को तो वेट अंटिल टुमारो। कल हम और ज्यादा थोड़ा सा डेप्थ में ये सारे लेयर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, लेकिन आएगी, पक्का आएगी, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।